यू अंडरस्टैंड बाय। तो प्रिज्म को लेके क्या मिसकॉन्सेप्शन है, क्या कॉन्सेप्ट है, प्रिज्म क्या चीज है और क्या नहीं कर सकती है, क्या कर सकती है, इन सारी चीजों को हम प्रिज्म के साथ डील करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं कि प्रिज्म हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस ही है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जैसे हमारे पास एक सिंपल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऐसे ही प्रिज्म है। तो प्रिज्म हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। बिल्कुल, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू प्लेन बाउंड्रीज, बाउंडेड बाय दी प्लेन, बिल्कुल प्लेन बाउंड्रीज के साथ ये बाउंड हो जाता है। बाउंड्रीज बट लेकिन बच्चे हमारे पास हमारे पास नंबर वन, द प्लेन बाउंड्रीज, जो हमारे पास प्लेन बाउंड्रीज हैं, द प्लेन बाउंड्रीज should have some angle between them, some angle between them। इनके बीच में हमारे पास किसी किस्म का क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। some angle between them, यानी कि इन बाउंड्रीज के बीच में हमारे पास कोई एक एंगल होना चाहिए। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर मैं ये बोल देता हूं कि ये मेरे पास एक डब्बा, क्या ये प्रिज्म की तरह काम करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी दोनों जो बाउंड्रीज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल, इन दोनों की बाउंड्रीज एक दूसरे के हमारे पास पैरेलल है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये हमारे पास कभी भी आपके पास यहाँ पर प्रिज्म का काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज, इट शुड हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it should have a refractive index, it should have a refractive index, different from the surrounding, और जनरली बड़ी होती है, different from the surrounding। तो ये हमारे पास प्रिज्म, ये हमारे पास यहाँ पर प्रिज्म। अगर बात की जाए हमारे पास एक कॉमन सेंस की, तो सर आपने ये क्या लिखा है, द प्लेन बाउंड्रीज। हमारे पास यहाँ पर अगर एक कॉमन परसेप्शन की बात की जाए तो कॉमन परसेप्शन ये आ जाता है कि प्रिज्म हमारे पास ऐसा, यस और नो। अगर मैं आपको कभी भी प्रिज्म के डायग्राम को बनाने को बोलूं तो आप यहाँ पर ये प्रिज्म का डायग्राम मुझे बनाकर दे देते थे, सर ये प्रिज्म। अब इस प्रिज्म के अंदर ये वाली साइड मेरे पास इंसिडेंट साइड होती है, ये वाली साइड मेरे पास कौन सी साइड हो जाती है, बताओ शाबाश? ये मेरे पास यहाँ पर इमर्जेंट साइड हो जाती है, और नीचे वाली साइड हमारे पास क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। एंड दिस इज द आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म। It is a transparent medium bounded by the plane boundaries। ये एक बाउंड्री होगी, ये दूसरी बाउंड्री होगी। The plane boundary should have some angle between them, that is they should not be parallel, they should not be parallel। ये आपके पास बिल्कुल भी आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो फिर ये प्रिज्म का काम नहीं करेगा। और दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो प्रिज्म का है, ये आउटसाइड से, सराउंडिंग से आपके पास डिफरेंट होना चाहिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा बताओ शाबाश? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ जाएगा शाबाश बताओ? सराउंडिंग। तो हम इसको प्रिज्म बोल देंगे। क्या ये सच है? क्या ये पूरा सच है कि हम इसी को प्रिज्म मान ले? तो मैं बोलता हूँ ये पूरा सच नहीं। पूरा सच जानने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज कि मेरे पास यहाँ पर एक और ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा
और ये मेरे पास एक इस तरीके से किसी ने मुझे ग्लास का पीस पकड़ा दिया, और यहां से हमारे पास लाइट है इस तरफ में जाती है, ये लाइट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है आपके पास, और फिर लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर बाहर आ जाती है। अगर लाइट हमारे पास इस पर्टिकुलर पोर्शन से, मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन में से लाइट अगर गुजरती है, सिर्फ इन दो पोर्शंस की बात की जाए, तो क्या ये पोर्शन अब आपके पास एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है? यस और नो? यस और नो? क्या ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है? यस और नो? यस सर। द आंसर इज यस। बिल्कुल सक्षम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा। सर एक बार ये दोबारा समझाना। बताओ बताओ क्या समझाना है? सर ये जो अभी आपने ड्रॉ जो मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया, देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर रिफ्रैक्शन दो प्लेन बाउंड्री से होती है जो कि आपस में पैरेलल होती है, ये हमारे पास लाइट गई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ पर गई, ये प्रिज्म नहीं, ये हमारे पास प्रिज्म नहीं, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन तो हो रही है पर ये प्रिज्म नहीं, क्योंकि जो हमारे पास पहली बाउंड्री है और जो दूसरी बाउंड्री है ये आपस में पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है? सर पैरेलल। और प्रिज्म की कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर से लाइट जब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जाए और लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये दोनों बाउंड्रीज दो रिफ्रैक्शन होनी चाहिए, एक अंदर जाने वाली और एक बाहर आने वाली, एक इंसिडेंट साइड पर और एक इमर्जेंट साइड पे। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो दो बाउंड्रीज पे रिफ्रैक्शन हो रही है, ये दोनों बाउंड्रीज आपस में क्या होनी चाहिए बच्चे? शाबाश बताओ, आपस में। तो आप इसको प्रिज्म बोल दीजिए। प्रिज्म कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने इस तरीके का एक ऐसा मटेरियल ले लिया, अब लाइट आपके पास यहाँ से जा रही है और ये रिफ्रैक्ट हो रही है, और फिर आपके पास यहाँ से जाकर आपके पास फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। प्रिज्म का मतलब ट्रायंगुलर वेज नहीं होता है। सीबीएसई ट्रायंगुलर वेज को प्रिज्म मान के चल रही है, आपका स्कूल का टीचर प्रिज्म को ट्रायंगुलर वेज मान के चलता है। मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर मैं कहीं पर मार्केट में प्रिज्म लेने के लिए जाता हूँ तो प्रिज्म मुझे ऐसे ही नजर आएगा जैसे समोसा होता है, ठीक है? तो वो हमें वैसा ही नजर आएगा जैसा कि समोसे टाइप का, मतलब कि आपके पास इस तरीके से एक तिकोना सा आपका, तो आपको लगता है ये प्रिज्म है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन याद रखना, कोई भी चीज, आपके घर में प्लास्टिक का स्केल है? आपके घर में प्लास्टिक का स्केल है? यस सर। आपके घर में प्लास्टिक का स्केल है? यस सर। आपके घर में जो प्लास्टिक का स्केल है बच्चे हमारे पास, उसके अंदर से आप देखिएगा जहां पे रीडिंग्स होती हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है वो थोड़ा डिप्रेस होता है और उसके बीच में स्लाइटली एक पार्ट ऊपर उठा हुआ होता है। कभी ऑब्जर्व किया आपने कॉर्नर से? यस सर। यस सर। ऑब्जर्व किया? क्योंकि अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, मेरे पास अभी स्केल मेरे डिस्पोजल ऑफ पे नहीं। लेकिन आप क्या करिएगा, जो आपके घर में स्केल है उसको, जैसे ये स्केल है आपका, आप उसको उठाकर देखिएगा, और उस स्केल को आप अगर यहाँ से देखते हैं तो आपको ये पार्ट उठा हुआ नजर आता है, ये भी उठा हुआ नजर आता है, वो प्रिज्म है, वो भी प्रिज्म है बच्चे हमारे पास। जरा सोच के देखिएगा प्रिज्म क्या, क्योंकि वो पहाड़ी की तरह है ना बच्चे, आपके पास ऐसे और ऐसे, तो वो भी एक प्रिज्म ही है। तो प्रिज्म बच्चा आपको हर जगह मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई शीशे का ही आपका ग्लास का, कांच का कोई टुकड़ा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से ज्यादा होगा तो वो प्रिज्म है। प्रिज्म कैन बी एनीथिंग। आपका मोबाइल फोन भी अगर स्लाइटली कहीं से क्रैक हो जाता है और उसके अंदर बच्चे क्या बन जाती है, आपके पास एक ग्रेडियंट टाइप क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर भी प्रिज्म 7 कलर नजर आने लग जाते हैं। प्रिज्म हर जगह पे। प्रिज्म का मतलब बच्चे जो आपको किताबों में समझाया जाता है उससे काफी हद तक ज्यादा है। कई बार होता है हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन के वक्त जो शीशे लगे होते हैं वो शीशे स्लाइटली कॉर्नर से क्रैक हो जाते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, तो वहां पर 7 कलर नजर आने लग जाते हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, वहां पर 2 ऐसी सरफेसेस हैं जिनके बीच में जो पहले पैरेलल थी
लेकिन टूटने की वजह से क्या होगी, अब इनके बीच के पैरेलल जो बाउंड्रीज थी वो क्या बन गई, एक एंगल पे आ गई, तो वो किसकी तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह। तो ये हर जगह पे, ठीक, क्लियर। मैं आगे चलूं इसके अंदर से, ये Yes, प्रिज्म sir. की हमारे पास यहाँ पर पहली इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर, अब इसका मतलब क्या आ गया, अब मैं बात करूंगा छोटे बच्चों वाली, कि प्रिज्म हमारे पास एक ट्राइएंगुलर वेज है, एक ट्राइएंगुलर वेज है मेरे पास। इस ट्राइएंगुलर वेज के अंदर मेरे पास जी एक फ्लैट बेस होता है, ठीक है जी, फ्लैट बेस होता है। हमारे पास जी यहाँ पर एक इंसिडेंट और एक रिफ्रैक्टेड साइड होती है, एक आपके पास इंसिडेंट, एक रिफ्रैक्टेड साइड होती है, और ये बन गया बच्चा हमारे पास प्रिज्म। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास यहाँ पर प्रिज्म बन गया। ये कुछ ऐसा स्केल, ऐसा कभी आपके घर में जो स्केल होगा ना, उसको ऐसे साइड से देखना, कॉर्नर से। ये स्केल है ना, जैसे मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, तो जो व्हाइट कलर का स्केल है उसको साइड से देखना, आपको 7 कलर भी नजर आते हैं, तो जो उसमें उभरा हुआ पार्ट होता है वो किसका काम करता है, आपके पास प्रिज्म की तरह। और ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये मेरे पास यहाँ पर इंसिडेंट साइड है, और ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी साइड है, आपके पास इमर्जेंट साइड। ये हमारे पास यहाँ पर इमर्जेंट साइड, और ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म, ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दोनों तरफ हमारे पास, आप दोनों तरफ से कहीं से भी इसको यूज कर सकते। तो एक तरफ इंसिडेंट साइड और इमर्जेंट साइड। पर्पस, प्रिज्म का पर्पस क्या, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिज्म, तो प्रिज्म का पर्पस हमारे पास आ जाता है, नंबर 1 रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। पहला पर्पस है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, लाइट को ये रिफ्रैक्ट करके बताता है। नंबर 2 डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, ये लाइट को डिस्पर्स करके बताता है, 7 कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट करके दिखाता है। सो हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिज्म, तो हम बोलेंगे एक तो लाइट को ये रिफ्रैक्ट करता है, और नंबर 2 ये लाइट को क्या करता है, हमारे पास डिस्पर्स करता है, यानी कि उसकी ये डिस्पर्शन करके बताता है। नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दे आपके पास पाथ ऑफ द लाइट, द पाथ ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, एक क्या था बेटा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, dispersion of the light, dispersion of the light. So path of the light through the prism, 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 इसको हम यहाँ पर refraction of light, refraction of light, refraction of the light and एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे, यह एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ जाता है। तो सीबीएसई हमेशा इसको 3 मार्क्स के अंदर पूछने की कोशिश करेगी, ये बात ध्यान रखना, सीबीएसई इसको 3 मार्क्स के अंदर पूछने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास सपोज कि एक प्रिज्म है, so consider a prism, so consider a prism, so consider a prism, हम एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं with the angle of the prism A, with the angle of prism A, with the angle of the prism capital A, with the angle of the prism capital A। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, एक मिनट, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक मिनट, ये थोड़ा सा डिले हो गया इसमें से, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रिज्म, और यहाँ पर प्रिज्म का ये इंसिडेंट साइड है, और ये हमारे पास ये इमर्जेंट साइड है, और हमारे पास ये लाइट, ये आपके पास इसका बेस आ गया। सो ये हमारे पास इसका बेस आ गया इस तरीके से।
तो लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर करती है, तो नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर, सो दिस इज द नॉर्मल, या हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल आ गया N1, और लाइट हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट होती है, लाइट हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट होती है ये वाला। लेकिन लाइट जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट होगी और वो अंदर की तरफ को जाएगी, क्या वो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? टुवर्ड्स। और रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास डेंसर मीडियम है, ये लाइट यहाँ पर पहुंचे, ये लाइट हमारे पास जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी, वी हैव अनदर नॉर्मल। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए एक और नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल आ गया, और इस नॉर्मल के बाद ये लाइट हमारे पास इस प्रिज्म को लीव करेगी एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? Away from the नॉर्मल चली जाएगी। ये रे ऑफ लाइट आपके पास इस तरीके से चली जाएगी। एंगल ऑफ प्रिज्म, मेरे पास ये नॉर्मल आपके पास आ गया n डैश, ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया ए। मैं नॉर्मल्स को आपस में क्या कर देता हूँ, इस तरीके से आपस में जोड़ देता हूँ। ये एंगल ऑफ क्या आ गया, इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी है। अब बच्चे कई जिद भी करते हैं कि सर इसको आप I2 ले लो, I1 ले लो, नहीं, आपने इसको R2 ही लिखना। ये दूसरी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये फाइनली मेरे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि स्नेल्स लॉ काम नहीं करता है, क्योंकि जब हमने एक ग्लास स्लैब का केस किया था, तो जब लाइट एयर से एयर में आती है तो जितना एंगल पहली बार एयर में बनाया, फाइनल भी वो कितना एंगल बनाती है, सेम, पर अब एंगल सेम नहीं होगा। क्या आई ई के बराबर होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, बराबर नहीं हो सकता। और रीजन क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बाउंड्रीज आपस में पैरेलल नहीं, ये आपको पहले समझाया था। और एक तरीके से मैं प्रिज्म की इंट्रोडक्शन बहुत पहले तुम्हें दे चुका था, और अगर आपको याद हो मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको, मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको करवाया था इसी तरीके से, जिसके अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि किस तरीके से हमारे पास पैरेलल बाउंड्रीज नहीं है, और जब पैरेलल बाउंड्रीज नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस कभी सेम नहीं। आगे चलते, क्या इस लाइट को मैं अलग अलग तरीकों से बता सकता हूँ? बिल्कुल। ये लाइट कौन सी कैटेगरी में आएगी? ये लाइट आपके पास कौन सी कैटेगरी में आएगी? इमर्जेंट। ये हमारे पास इमर्जेंट की कैटेगरी में आएगी। क्या लाइट ने अपने एक्चुअल पाथ को कवर किया? यस और नो? क्या लाइट ने अपने एक्चुअल कवर किया? नहीं। इसका एक्चुअल पाथ कहाँ पर जाना चाहिए था बताओ? ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये हमारे पास इसका एक्चुअल पाथ था। और बताओ बच्चे, इसने पाथ कौन सा ले लिया? नीचे। तो इसने अपने पाथ को क्या कर दिया बताओ? शाबाश, डेविएट कर दिया। ये हमारे पास, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है? शाबाश। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे बताओ? एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। अब देखो ये I है, ये R1 है, तो बताओ ये हमारे पास कितना आ जाएगा? I माइनस R1। ये बताओ मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा? E माइनस ऑफ R2। तो I माइनस R1 E माइनस ऑफ R2 ये आ जाएगा। मैं इनको नाम दे देता हूँ, जैसे ये A ही मान लेते हैं, ये N और N डैश है, इसको M कर देते हैं, इसको O कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? P कर देते हैं। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ये अंदर हमारे पास क्या आ गया? प्रिज्म आ गया। और बाहर की तरफ मेरे पास क्या चीज आ गई? शाबाश बता दो। एयर। और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गई? एयर। ये हमारे पास इसका ओरिजिनल पाथ था, और ये डेल मेरे पास क्या आ गया बताओ? शाबाश। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? एंगल ऑफ डेविएशन।
अब इस डायग्राम से कोई चीज आपने बतानी हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। शाबाश। अब इस डायग्राम में कोई चीज पूछनी हो, कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप पूछ सकते हो। जी लोकेश। सर जो हम म्यू की वैल्यू ले रहे हैं सराउंडिंग, हम्म हाँ बोलो आगे। सॉरी सर वो कनेक्शन चला गया। सर जो हम म्यू की वैल्यू ले रहे हैं वो सराउंडिंग में वो एयर ही है ना सर? बिल्कुल एयर लेंगे बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ठीक सर है। अगर वो, हाँ जी, तो बोलो सर आप। अगर हम चेंज कर सकते हैं हाँ सराउंडिंग को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो आप प्रिज्म, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रिज्म से बड़ा भी कर सकते हो, तो तो फिर सर रिजल्ट उसको सारे इफेक्ट अंदर नहीं के पड़ेगा? चेंज हो जाए। हाँ इफेक्ट पड़ेगा ना सर प्रिज्म में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा भाई। प्रिज्म के सारे वर्किंग पे फर्क पड़ जाएगा। ये हमारे पास ऐसा ही होगा जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर डीजल डाल दे तो क्या होगा? बोलेंगे सर चलेगी, मैं बोलूंगा नहीं वो नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब प्रॉपर नहीं चलेगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बात वही है बच्चे, हम बहुत इजी केस लेते हैं। हम आपको मुश्किल फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ाते हैं बच्चे। बच्चे जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो रियलिस्टिक हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके पास है, जो आपको एक साइंटिफिक रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं। मतलब कि बाहर आप इससे बड़ा प्रिज्म, तो हमारे पास उसका तो नेवर एंडिंग है ना। अब हम सबसे पहले तो एनसीईआरटी को पकड़ेंगे, एनसीईआरटी बाहर एयर लेती है तो हम भी एयर लेंगे। फिर हम बाद के अंदर देखेंगे कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कुछ और हो जाएगा तो फिर हमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बाहर अगर बाहर बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंदर छोटा, तो ये लाइट जहां पर अंदर डिविएट हो रही थी टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही थी, फिर ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, फिर कुछ और केसेस बन जाएंगे। ठीक है बेटा। जी सर। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बड़ी सिंपल सी। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर है? जरा कोई बच्चा बता दे। हियर एंगल ऑफ डेविएशन इज, अगर किसी R1 minus R1 minus शाबाश, R2 वेरी वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि कोई ना कोई बच्चा इसको ढूंढ लेगा कि डेल इज इक्वल टू I1 माइनस ऑफ R1 और प्लस ऑफ मेरे पास E माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर R2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर के आगे 1 आ गई। ये पहला केस आ गया। नंबर टू एक चीज और बताएं बच्चे इसके अंदर से। आल्सो इन ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल MOP, दिखाई दे रही होगी MOP ट्राइंगल। आपके पास R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये बताओ कितने के बराबर है? 180। ये सेकंड इक्वेशन। और फिर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इन द क्वाड्रिलेटरल हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है बच्चे हमारे पास, और उस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें AMOPA, यानी कि हम इसको AMO और P और आपके पास A, इसमें एंगल A प्लस एंगल O किसके बराबर है जरा बता दो? ये भी मेरे पास किसके बराबर है? 180। और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाती है? थर्ड इक्वेशन। ये भी मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बच्चे? शाबाश बता दो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब बताओ सेकंड और थर्ड में से क्या चीज पता लगेगी? देयरफॉर शाबाश, सेकंड और थर्ड में से क्या चीज पता लगेगी? शाबाश बताओ, सेकंड और थर्ड में से क्या चीज पता लगेगी? शाबाश बताओ बच्चे, बोलो। R1 plus R2 equals angle of prism. इसका मतलब R1 प्लस ऑफ R2 इज इक्वल टू आपके पास एंगल A के बराबर। एक तो ये पता लग गया। और अब हम दोबारा से ये इक्वेशन नंबर आगे 4, अब मैं 4 को 1 में यूज करता हूँ। यूजिंग 4 in 1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग 4 in 1, यूजिंग 4 in 1। मेरे पास डेल बताओ किसके बराबर आ जाता है? ये आ गया I प्लस ऑफ E, मैंने देखो रीअरेंज कर दे, माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2। तो बताओ देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर आ जाएगा? बोलो शाबाश। देयरफॉर द एंगल ऑफ द डेविएशन, बोलो। ये I plus E minus angle of prism.
बिल्कुल I प्लस ऑफ E माइनस ऑफ आपके पास E, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगी। ये मेरे पास पूरी तरह से क्या चीज आ जाएगी, आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं, और ये 3 मार्क्स की आपको स्कूल के अंदर पूछी जाएगी। अगर इस डेरिवेशन का कोई हिस्सा आपने दोबारा से सीखना है तो बताइएगा, जरूर बताइए। रीजन है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हमें थोड़ी सी बहुत मुश्किल होगी पीछे आने के लिए। क्लियर है सर। सर मैं एक चीज बोलो। बता दूं, एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादातर 60 होता है या कुछ भी हो सकता है? देखिए वैसे तो ज्यादातर बच्चा हमारे पास इसके अंदर से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल लेने के लिए जाओगे तो न्यूमेरिकल के अंदर 30 to 60 ही मैंने वेरी करते हुए देखा। मैंने 30 to 60 ही इसको वेरी करते हुए देखा है। मैंने इसके आसपास ही बच्चे सारी चीजें देखी, क्योंकि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होता है तो फिर बच्चे रिजल्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये रिजल्ट जो होते हैं ये थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री या उससे छोटा होता है। उस केस में वो प्रिज्म डिस्पर्शन करता है, यानी कि 7 कलर नजर आते हैं। जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होता है तो उसके लिए एक अलग केस है, लेकिन जनरली इस लेवल के ऊपर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री और 80% क्वेश्चन तुम्हें यही मिलेंगे कि आपके पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। मतलब कि आप देखोगे तो आपको अच्छा यार इक्विलेटरल प्रिज्म है, एंगल ऑफ ए जो है वो इतने के बराबर आ जाए। ठीक है बच्चे, ठीक है, बड़ी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट वन सर। हाँ जी सर ये R2 हमने इंसिडेंस ही है ना एंगल? क्या बेटा? सर R2 एंगल है जो सा वो इंसिडेंस ही है ना सर? वो इंसिडेंसी है, लेकिन अब इसके अंदर से हम इसके अंदर अपनी मर्जी से इसको अगर हम आई लिख देंगे, मैं आपको मना नहीं करता हूं कि आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, लेकिन जब तुम सीबीएसई का पेपर देने जाओगे तो आप कैसे उसको समझाओगे कि यार तेरे पास जो आंसर की पड़ी हुई है उसके अंदर जो तू R2 देख रहा है उसको मैंने I1 लिखा हो, तो उसको नहीं समझा सकता, आया ना? यस सर। इस वजह से हम इसको R2 ही लिखते हैं, लेकिन है ये बेसिकली दूसरे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट एंगल। ठीक है, चलो सो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है? नेक्स्ट पॉइंट ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन आता है। अब इसके अंदर से हमारे पास स्पेशल केस क्या निकल कर आता है, जिसके अंदर से हम यहां पर करते हैं द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये आपको स्कूल में बताया जाएगा भाई। ये बच्चा हमारे पास द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन, हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the refractive index of the prism, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है। ये हमारे पास सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है और ये सारी की सारी चीजें आपको स्कूल की लैब के अंदर करवाई भी जाएंगी, तब आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि बिल्कुल जो सर हमारे पास कह रहे थे वो बिल्कुल सही चीज है। अब ये होता कैसे हमारे पास, फोकस करिए नाउ। If you start changing the angle of incidence, if you start changing the angle of incidence, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब कि आप उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हो, इंक्रीज करना बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट कर देते हो, देन द एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है, द एंगल ऑफ द डेविएशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यह हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करने की बात कर रहे हो? बिल्कुल, और ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे तुम खाना बना रहे हो और सपोज कि आप एक पर्टिकुलर इंटीग्रेंट डालते हो उसके अंदर से, तो आपको पता है कि ये डालने से खाने का स्वाद कैसे बन रहा है,
तो ये चीज आप किसी को भी समझाओगे तो आप बताओगे कि ये देख तू डाल इसको, खुद देख क्या फर्क पड़ रहा है, तो तुम्हारे साथ एग्री करेगा। ऐसे ही ये चीज एक्सपेरिमेंटल, फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम चीजें एक्सपेरिमेंटल होती हैं, और एक्सपेरिमेंटल में ये देखा गया, और ये आपको स्कूल वाले स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। मतलब कि जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे देन यू विल नो कि जो मैं आपको कह रहा था वो बिल्कुल सही है। अभी तो सिर्फ हम थ्योरी की बात कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट changing the angle of incidence increase, then the angle of deviation start decreasing, becomes maximum, becomes I'm sorry not maximum, becomes minimum। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, angle of deviation, becomes minimum angle of deviation, angle of the deviation when number one, angle of incidence is equal to angle of the emergence. Number two, the angle of R1 is equal to angle R2 is equal to A by 2। अब मैं आगे क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं कि मैंने इसको क्यों हाफ लिख दिया, बताओ शाबाश, क्यों हाफ लिख दिया? क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर है आपके पास? A के बराबर। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये A/2 A/2 है, तभी तो ये A है बच्चे। और थर्ड वन, दे रे, जो रे आपके पास इनसाइड प्रिज्म, दे रे इनसाइड प्रिज्म ट्रेवल्स पैरेलल टू द बेस। ये स्पेशल कंडीशन, ट्रेवल पैरेलल टू द बेस, ट्रेवल पैरेलल टू द बेस। जैसे फॉर एग्जांपल LCR सर्किट क्या हर जगह पे रेजोनेंस शो करता है? नहीं, वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे शो करता है। तो ये भी किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे शो करेगा। ये हर बार नहीं है कि आपने किया और आपको लाइट डालते ही जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। ये आपको अचीव करना पड़ता है, और ये आपको स्कूल वाले प्रैक्टिकल करवाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तक पहुंच सकते, वो आपको समझाएंगे। ये प्रॉपर प्रैक्टिकल है, ये तरीका है, ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक ग्राफ टीचर आपसे ड्रॉ करवाएगा। ये स्कूल का टीचर आपसे यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करवाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ ऐसे ही होता है बच्चे हमारे पास, नाइकी के निशान, थोड़ा बहुत नाइकी के निशान जैसा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और लास्ट बच्चे ये हमारे पास क्या, बताओ, ये हमारे पास एंगल ऑफ क्या आ गया, मिनिमम डेविएशन। ये चीज आपने वहां पर बता देनी है। नोबडी इज गोइंग टू, देखो हमारे पास एकेडमिक के अंदर, हमारे एकेडमिक प्रोफाइल के अंदर एक सबसे बड़ी फ्लॉ यही है बच्चे, क्या आपके नंबरों को देख के ये जज कर लिया जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ऐसे ही आपके आंसर को देख के जज कर लिया जाता है कि आपको सब कुछ आता है। अब एक बच्चे को ये सारी चीजें याद हैं, समझ में उसको धेला भी ना आया हो तो उसको समझा जाएगा कि उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सारा क्लियर है। और एक बच्चा जिसको सब कुछ आता है लेकिन वो ये लिख ही नहीं पाता है, वो बता सकता है, तो उसको बोला जाएगा तुझे कुछ नहीं आता, तूने लिख के क्या बताया? तो सर मैं लिख नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो बताने के कोई मूल नहीं है बच्चे हमारे पास। खैर चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर सर, हाँ बोलो। ये जो अंदर वाली रही पैरेलल कह रहे हो, ये मिनिमम एंगल पे होगी ना डेविएशन के, ऐसे को कैसे भी हो सकती है। एग्जैक्टली ये सारी कंडीशंस में अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ पर अब कंडीशंस क्या क्या निकल कर आती है। एंगल I इज इक्वल टू E, तो मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर था बताओ, I प्लस E माइनस ऑफ A था। ठीक है प्रज्वल, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं मिनिमम डेविएशन की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2I माइनस ऑफ A, एंड देयरफॉर I की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो। तो डेल M प्लस ऑफ A डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास पहली चीज आ गई, ये मेरे पास पहली चीज आ गई, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई।
दूसरा मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ एट इंसिडेंट साइड, एट द इंसिडेंट साइड। अगर मैं इंसिडेंट साइड के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दूं प्रिज्म के, तो बाहर बच्चे हमारे पास क्या है, एयर है, अंदर मेरे पास प्रिज्म है, ये आई है, ये R1 है। तो जरा स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इसके ऊपर से, शाबाश, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 into साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ, मेरे पास यहाँ पर R आ जाएगा, क्योंकि अंदर तो अब R है। आई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, डेल m प्लस ऑफ A/2 और म्यू इंटू साइन, और R की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, A/2। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताओ कितने के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, शाबाश जी बताओ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म किसके बराबर है, सो म्यू ऑफ द प्रिज्म इज साइन ऑफ डेल m प्लस ऑफ A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। तो ये एक और रिजल्ट है। कुल मिलाकर प्रिज्म के रिफ्रैक्शन की ये दो वजह हमको यहाँ पर पता लगती है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन के, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन के हमारे पास यहाँ पर मुझे दो वजह जो होती हैं बच्चे, वो हमें यहाँ पर पता लग जाती है। क्या आपके पास मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, या फिर बाकी चीजों के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। अब आप यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, क्या सर ये जो प्रिज्म है ये TIR कर सकता है, बोल सकते हो ना आप मुझे कि सर क्या ये आपके पास जो प्रिज्म है क्या ये TIR कर सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्रिटिकल एंगल भी अचीव करेगा। तो वो क्या कंडीशंस है कि एक जो प्रिज्म है वो TIR करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर TIR बाय अ प्रिज्म, उससे पहले बता दो ये कंफर्म है, क्लियर हो गया आपको ये डेरिवेशन? Yes. सर शायद TIR कर लिया था हमने प्रिज्म, बोलो 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 आयुष। प्रिज्म का TIR शायद कर लिया था, 3 केस किए थे। देखो हमने जो प्रिज्म का TIR किया था वो हमने TIR की सिर्फ क्या की थी बच्चे, हमने एक इंट्रोडक्शन की थी, हमने एक इंट्रोडक्शन की थी कि TIR आपके पास होता कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वहां पर आपको एक मैंगो का ट्री दिखा दिया और मैंने बोला देखो ये मैंगो ऐसे होते हैं, आपने बोला अच्छा अच्छा सर मैंगो ऐसे होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंगो खा के भी तो देख लो कि होते कैसे हैं, हाँ या ना। तो पहले दिखाया गया है, अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है TIR बाय प्रिज्म, TIR बाय प्रिज्म। और वो स्पेशल तरीके के प्रिज्म थे जो कि राइट एंगल प्रिज्म थे। अब राइट एंगल प्रिज्म नहीं है हमारे पास, एक जनरल शेप के प्रिज्म। ये देखते हैं, ओके सो दिस इज द प्रिज्म, और हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितने के बराबर है, हमारे पास A के बराबर है आपके पास। और हमारे पास यहाँ पर आपका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं दो कर, यह हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ हो गए, ओके। और हमारे पास यहाँ पर ये लाइट हुई इंसिडेंट, चलो जी ये लाइट हो गया हमारे पास इंसिडेंट, ये लाइट इंसिडेंट होके क्या हो रही है, ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर पहुंची। और TIR होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, लाइट का पहले कौन से एंगल पे पहुंचना जरूरी होता है, शाबाश बताओ, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के ऊपर जो लाइट रे होती है वो हमारे पास दोनों बाउंड्रीज के क्या चलती है, आपके पास पैरेलल चलती है। तो ये दोनों के दोनों बाउंड्रीज क्या हमारे पास क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। और ये हमारे पास आ गया दूसरा नॉर्मल। ये हमारे पास बात समझ में आती है, ये बात आपको समझ में आती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस एंगल को आप कौन सा एंगल बोलोगे, शाबाश बता दो, क्रिटिकल एंगल। ये हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, बताओ शाबाश, कौन सा एंगल बन जाएगा हमारे पास, क्रिटिकल। कई बार टीचर आपके दिमाग के साथ खेलता है और वो आपको यहाँ पर वर्ड यूज कर देता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इमरजेंसी।
ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब भी क्या हो गया कि जो लाइट है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल पे पहुंच चुकी है, इस वजह से ये अब दोनों बाउंड्रीज के पैरेलल मूव करेंगे। अंदर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर मेरे पास यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी बाहर मेरे पास एयर है, और ये मेरे पास कौन सी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारे पास यहाँ। सबसे पहली चीज बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन ऑफ सी किसके बराबर लिखूंगा, शाबाश, तुमसे पूछता हूँ, साइन ऑफ सी किसके बराबर लिखूंगा, 1 by 1 म्यू, जहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। दूसरी चीज मैं अगर यहाँ पर R प्लस सी लिखूं तो ये किसके बराबर लिखूंगा, R प्लस सी किसके बराबर लिखूंगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। थर्ड चीज, अब मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ बाउंड्री पे, ये वाले पे। सो स्नेल्स, हाँ बोलो आयुष। नहीं सर, Snell's law at the incident side, तो 1 into sin of I is equal to mu into sin of R। लिख सकते हैं। यहां से बताओ R की वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, बता दो, A माइनस ऑफ C। तो sin of I, और यहाँ पर म्यू की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ C, देखते जाना, और यहाँ पर साइन ऑफ R की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ A माइनस ऑफ C। लग गया पता? यस सर। अब क्रिटिकल एंगल तो बहुत बड़ा एंगल होता है, और वो क्रिटिकल एंगल के लिए अब देखते चलो, देखो I1 बड़ा होगा तो R1 बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा तो R2 बड़ा होगा, यानी कि C बड़ा हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल तक पहुंचने के लिए हमारे पास फॉर I मैक्सिमम, अब बताओ I मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं इस I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है, अब 90 एग्जैक्टली, क्योंकि 90 का मतलब है कि जो लाइट है, देखो 90 के आसपास है, पर हम मान लेते हैं 90, क्योंकि वो जो लाइट है हमारे पास, वो लाइट प्रिज्म के अंदर से तो जा नहीं सकती, आएगी तो बाहर से, तो वो 90 होता नहीं है, मतलब कि वो हो गया 88 पॉइंट समथिंग होता है, 89 पॉइंट समथिंग होता है। तो I मैक्सिमम हमारे पास 90 होगा तो हम क्रिटिकल तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए साइन ऑफ ये 90 हो जाएगा, साइन 91 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ C, और ये मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, साइन ऑफ A माइनस C। शाबाश, बता दो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या चीज आ जाएगी, बताओ शाबाश। वी हैव साइन ऑफ C इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, साइन ऑफ A माइनस C। लास्ट स्टेप कोई बच्चा बता दे अब क्या कर जाएगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू A माइनस C, और आपके पास A इज इक्वल टू 2C, और देयरफॉर क्रिटिकल एंगल किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, A बाई 2 के बराबर। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमारे पास बच्चे इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, जो कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपको हमेशा आपको जो है यहाँ पर याद रहना चाहिए। सर अब हाँ बोलो। सर ये मुझे समझ नहीं आया, R प्लस C इक्वल टू A क्यों हो गया? क्या बेटा? R प्लस C इक्वल टू A। R प्लस C इज इक्वल टू A क्यों हुआ? यस ये वाली चीज, यस सर। R प्लस C मेडिकल है तेरे पास, नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल। अच्छा ठीक है, ओके, चलना पड़ेगा। यहाँ पर R1 प्लस R2 किसके बराबर है? यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट के ऊपर R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के बराबर। ठीक है, R1 कहाँ पर है, R2 कहाँ है पता है आपको? जी सर। R1 यहाँ, R2 यहाँ पर, A यहाँ पर, ठीक है। जी सर। चलते हैं आगे, 1 2 और 3। अब बता, इस लॉजिक से R प्लस C इज इक्वल टू A होना चाहिए? जी सर। बिल्कुल,
आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास C इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, A/2 के बराबर आ जाएगा। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको आप एज ए शॉर्टकट भी ट्रीट कर सकते हो। ये KVPY JEE मेंस नीट के अंदर डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि मैं दोनों साइड्स का साइन ले लूं दोबारा से, और वी कैन राइट डाउन साइन ऑफ C किसके बराबर है, साइन ऑफ किसके बराबर है बता दो, A/2। साइन ऑफ C किसके बराबर होता है बता दो, 1/μ इज इक्वल टू साइन ऑफ A/2, या फिर म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ सकता है, कोसेकेंट ऑफ A/2। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते, या आपको टीचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। जैसे कि इसी को अगर हम एक पॉइंट आगे निकलें, जैसे अगर आप यहाँ पर ले लीजिए साइन ऑफ A इज इक्वल टू साइन ऑफ 2C कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ A/2 कॉस ऑफ A/2 लिख सकते हैं। Yes. इसको आगे और क्या लिख सकते हो बताओ आप इसके अंदर से, 2 साइन sin C ऑफ cos C C. कॉस ऑफ C लिख सकते हैं। देखो टीचर ने बहुत दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट पे डालने के लिए। तो साइन ऑफ A/2, अब साइन ऑफ आपके पास यहाँ पर A/2 किसके बराबर है, साइन ऑफ C के बराबर है। आ गया ना, साइन ऑफ C साइन ऑफ A/2 के बराबर है। तो आपके पास साइन ऑफ C और साइन ऑफ A/2 क्या हो जाएंगे बताओ, शाबाश, आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। Sir. ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर लास्ट में मेरे पास क्या बच जाएगा, शाबाश बता दो, कॉस ऑफ A/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A/2 इज इक्वल टू आपके Cos पास of C. cos of C। मतलब कि टीचर, और फिर इसमें आपको छोड़ेगा थोड़ी ना वो, cos of A/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर C। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर C को फिर दोबारा से किसमें लिख के आ जाएगा, म्यू की टर्म्स के अंदर। तो वो तो चलती रहेगी। आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि cos ऑफ फिर आपके पास A/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 अपॉन म्यू का होल स्क्वायर, फिर इसको आप सॉल्व करते रहेंगे। तो टीचर इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो हमारे पास मैथमेटिक्स होती है। जी, कोई डाउट इसके अंदर से, कोई डाउट इसके अंदर से? No, sir. अच्छा, अब हमारे पास ये प्रिज्म का एक पोर्शन खत्म हुआ, और इसके बाद हमारे पास प्रिज्म का सेकंड पोर्शन हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्मॉल प्रिज्म को समझते हैं। स्मॉल प्रिज्म या स्मॉल एंगल प्रिज्म, दे प्रिज्म having very small angle, the prism having very small angle, prism having very small angle, very small angle, very small angle is called small angle prism, small angled prism, small angled prism, इसको हम स्मॉल एंगल प्रिज्म बोलते हैं। और हमारे पास स्मॉल एंगल प्रिज्म डिस्पर्शन के फिनोमिना के ही काम आ जाते हैं। नाउ सबसे पहले हम डेविएशन बाय स्मॉल प्रिज्म की डेरिवेशन करते हैं। डेविएशन बाय स्मॉल प्रिज्म, डेविएशन बाय द स्मॉल प्रिज्म, डेविएशन बाय द स्मॉल प्रिज्म। मेरे पास अगर स्मॉल प्रिज्म है तो इसकी डेविएशन कैसे निकालेंगे? ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटे हैं, ये एंगल लिटरली बहुत छोटे हैं हमारे पास। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे दिया जाता है बताओ, I प्लस E माइनस ऑफ E, I प्लस ऑफ E माइनस ऑफ E, या फिर डेल इज इक्वल टू I प्लस ऑफ E माइनस ऑफ, यहाँ पर कितना आता है, R1 प्लस ऑफ। जहां पर मेरे पास ये एक नॉर्मल है, ये लाइट आपके पास इंसिडेंट हुई, ये मेरे पास I है, और ये मेरे पास यहाँ पर R1 आ गया।
चलिए इस पे स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। स्नेल्स लॉ इंसिडेंट साइड पे, स्नेल्स लॉ एट द इंसिडेंट साइड, द स्नेल्स लॉ एट द इंसिडेंट साइड। अगर स्नेल्स लॉ को मैं इंसिडेंट साइड के ऊपर लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 into साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू into साइन ऑफ r1। अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 1, तो म्यू into r1 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू म्यू r1, खत्म बात। और अगर स्नेल्स लॉ को मैं इमर्जेंट साइड पे लगाऊं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, इमर्जेंट साइड पे यहां पर अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास क्या है, ये एंगल मेरे पास आ गया R2 और ये आपके पास लाइट यहां से इमर्ज हो जाएगी ये, और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी अगर इमर्ज हो जाएगी, तो म्यू इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ यू। अगर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी बताओ, म्यू इंटू R2 इज इक्वल टू ई। अब मेरे को I और E की वैल्यू, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लेके चलते हैं, तो डेल इज इक्वल टू I की जगह म्यू R1, E की जगह म्यू R2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, ये A के बराबर है। डेल इज इक्वल टू म्यू कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस ऑफ R2 माइनस ऑफ A, और डेल इज इक्वल टू म्यू A माइनस ऑफ A। तो बताओ डेविएशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 इंटू। लग गया पता, लग गया पता। तो डेल इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। तो ये आपके पास स्मॉल एंगल के जो प्रिज्म है ये हमारे पास, उसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास उसकी डेविएशन। जी, किसी बच्चे को इसमें डाउट, किसी बच्चे को इसमें डाउट, किसी बच्चे को डाउट इसमें? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है, ये हम एक पॉइंट यहाँ पे लिख के आगे चलते हैं। बोलो बोलो सर 1 मिनट शो करना है सर। हम्म, सर आपको मैंने वो डेट शीट भेजी थी ना अपनी, मतलब डेट शीट नहीं, सिलेबस। हेलो, सर आपको मैंने सिलेबस भेजा था ना अपना। हाँ 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 सर वो चैप्टर 1 रहता है उसमें से। हाँ, मुझे पता है वो रह गया था, वो मुझे पता है बच्चे। अभी तो पहले जो कॉन्टिन्यूटी है बच्चे, पहले उसको हम खत्म करते तो फिर उसके बाद तो वो हो जाएगा। नवंबर में आएगा वो। हाँ वो कोई नहीं, मुझे आई नो दैट, उससे पहले हो जाएगा। दैट इज नॉट अ वेरी बिग। आप एक सिंपल सी बात इसमें कह रहे हो कि सर मतलब कि सुई को जहाज के अंदर रखना, सर कौन सी जगह ढूंढी कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिंपल याद करने वाला चैप्टर है, सिंपल याद करने वाला चैप्टर है। अब पॉइंट ये है कि किस रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, माइक्रोवेव्स का यूज क्या है, इंफ्रारेड का यूज क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज क्या है, स्पेक्ट्रम में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम, यही है उसके अंदर। जो उसके स्टार्टिंग में है, जो स्टार्टिंग है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और फिर मैग्नेटिज्म। जो आपने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तक हमने किया हुआ है, वहीं तक सबका सब वो उसका आपके पास एप्लीकेशन है, वो रिवीजन है एक तरीके से आपकी, ठीक है। नॉट अ वेरी बिग डील, ओनली 2 days। चलिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस का पता हमको जेई एडवांस के पेपर से पता लगता है। जेई एडवांस ऐसे टॉपिक्स को अपने सिलेबस में रखता ही नहीं है जो कि उसको लगता है कि यार बिल्कुल इलॉजिकल है, जिसको +2 के हिसाब से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल रट्टाखोर चैप्टर है। तो कोई बात नहीं, 2 दिन के अंदर रट्टा लग जाएगा आपका, ऐसी बात नहीं। हाँ प्रज्वल, क्या डाउट आया था तेरे को, हो गया। क्या डाउट आया था?
नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गया था मैं म्यू किस वाले में। बात में? म्यू वाले में कंफ्यूज हो गया था सर। म्यू वाले में कंफ्यूज हो गए थे? कौन से म्यू वाले में? सर वो आपने पहले खोल के फिर बंद किया ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें। नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर आ जाती है द फिनोमिना ऑफ द डिस्पर्शन। द फिनोमिना ऑफ द डिस्पर्शन। द फिनोमिना ऑफ द डिस्पर्शन। Splitting of the light, the splitting of the white light, splitting of the white light into the component wavelength, into the component wavelength. This is known as to be dispersion of the light. This is known as to be the dispersion of the light. Spectrum, the colorful pattern with Gauss, the colorful pattern with Gauss obtained at on the screen is called spectrum. इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अब हम यहां पर शुरू करते हैं। The cause behind the dispersion is the Cauchy's relationship. According to the Cauchy's relationship, refractive index of a material is given by A plus of B upon lambda square plus C upon lambda की power 4 and so on. This means that कि जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, therefore आपके पास लैम्डा बिगर, अगर मेरे पास लैम्डा बिगर होगा, हैव म्यू स्मॉल, उसके लिए म्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। और इसकी वजह से हमारे पास देयरफॉर डेल जो आपका डिस्पर्शन है वो हमारे पास म्यू के डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल है, विल आल्सो स्मॉल। आया ना? आप इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, क्योंकि डेल किसके बराबर होता है हमारे पास? शाबाश बता दो, म्यू माइनस 1 इंटू, अगर वेवलेंथ बड़ी है तो म्यू छोटा है, म्यू छोटा है तो इसका मतलब आपकी डेविएशन भी क्या है? वो भी छोटी है आपके पास। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? Therefore the lambda of the red is greater than lambda of the violet. Hence इस वजह से refractive index for the red will be smaller than refractive index for the violet, and therefore इस वजह से आपके पास deviation for the red color will be less than the deviation for the violet color. ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर समझ में आ गया? So red will deviate less than the violet. Deviate less than violet. जी लग गया पता ये चीज? मैं दोबारा से समझा दूं? लगी ये बात पता आपको कि दोबारा से समझा दूं? बताओ। Yes. शाबाश। यस बोलो। हाँ शाबाश, पूछो। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास अगर एक स्मॉल एंगल, अब ये दिखाने के लिए हम बड़ा प्रिज्म बनाते हैं, लेकिन ये होते बहुत स्मॉल एंगल के प्रिज्म। और हमारे पास यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि व्हाइट कलर की लाइट आपके पास यहाँ पर एंटर करती है, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट जो है वो हमारे पास, अब व्हाइट कलर की लाइट तो मैं बना नहीं सकता हूँ, इसको मान लेते हैं व्हाइट कलर की लाइट एंटर करेगी। यह व्हाइट कलर की लाइट हमारे पास एंटर कर गई है और ये नॉर्मल है, और ये लाइट हमारे पास जैसे अंदर जाती है ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है? अब ये आपके पास स्प्लिट हो जाती है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पर पहुंची और ये हमारे पास यहाँ पर, अरे भैया मत
और ये हमारे पास ऐसे स्प्लिट हो जाती है, यह हमारे पास स्प्लिट हो जाती है। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो लास्ट लाइट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, और ये आपके पास यहाँ पर जाकर ये भी आपके पास क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है। ये भी हमारे पास यहाँ पर, डायग्राम बनाना बड़ी औखी चीज है यार, ये हमारे पास स्प्लिट कर जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट कर जाती है और एक स्पेक्ट्रम आप ऑब्टेन करते हो, ये आप एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हो। यहाँ पर जो लाइट है ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होगी। अब आपके पास रेड कलर की जो लाइट है वो उसका अपना एंगल ऑफ डेविएशन, उसके एंगल ऑफ डेविएशन को हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल आर से। और जो मेरे पास यहाँ पर वॉयलेट कलर की लाइट है उसका आपके पास अपना एंगल ऑफ डेविएशन है, आप उसको किससे डिनोट कर देते हो, आप उसको डिनोट कर देते हो डेल वी से डिनोट कर देते हो। हम इसको डेल वी से, मतलब कि ये दोनों अलग अलग एंगल है, इस बात का ध्यान रखना, तो हम उसको डेल वी से डिनोट कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो येलो कलर की लाइट है, अब ये पॉइंट याद रखना बच्चे, जो हमारे पास यहाँ पर येलो कलर की लाइट है उसकी जो डेविएशन होगी आप उसको येलो कलर की डेविएशन के साथ साथ मीन डेविएशन भी बोलो, ये बात ध्यान रखना। जो येलो कलर है उसके डेविएशन को आप यहाँ पर क्या बोलोगे, मीन डेविएशन। ये येलो कलर है और ये भी मीन डेविएशन, और ये किसके बराबर हो जाती है, डेल आर प्लस डेल वी अपॉन 2 के बराबर। ठीक, तो रेड कलर की डेविएशन सबसे कम है, वॉयलेट की सबसे ज्यादा है, और जो आपका येलो कलर है वो मीन डेविएशन। यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट जा रही है और ये मेरे पास नॉर्मल, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, और ए बच्चे हमारे पास यहाँ पर है। बोलो बोलो। सही है, येलो वाली दोनों का मीन है। हाँ, उसको मीन मानते हैं, उसको मीन मानते हैं, क्योंकि मे भी बच्चे उसकी जो वेवलेंथ है हमारी आईज उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जी बोलो बोलो। सर मैंने पूछना था, जैसे हम अगर एक लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराते हैं और वो स्प्लिट हो जाती है, अपने मतलब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसमें से एक आधी कोई ऐसी लाइट हो जो TIR कर जाए? तो देखिए, अब तो बात तो बच्चा हमारे पास वहां पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है। बात तो बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, क्योंकि जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो म्यू इज इक्वल टू 1/sin(c). अगर लगता है बच्चे तो मे बी इट कैन हैपन, हो सकता है, कोई ऐसी बात है ही नहीं बच्चे हमारे पास। ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो वो कर जाएगी, नहीं होगी तो वो नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, और ये प्रिज्म बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये प्रिज्म बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, और अगर करना चाहे तो कर भी सकती है, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास नहीं कर सकती। तो ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि रेड कलर की लाइट के मुकाबले ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो क्रिटिकल एंगल सबसे पहले अचीव कर जाती है, तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? हेलो, यस सर। यस सर। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक आता है, जो सिंपल, अब तो छोटी छोटी चीजें रहेगी जिसमें टीचर हमको पूछता है एंगुलर डिस्पर्शन के, एंगुलर डिस्पर्शन के। तो एंगुलर डिस्पर्शन इज गिवन बाय थीटा एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ द डेविएशन ऑफ द वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ द रेड, ये एंगुलर डेविएशन, और दिस इज a mu violet -1 into a minus of mu red minus of 1 into a, and therefore be mu v minus mu r into। तो इसके दो फॉर्मूले मेरे पास, एक फॉर्मूला ये वाला और मेरे पास एक फॉर्मूला ये, एंड लास्ट फॉर्मूला इज वी हैव द डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, dispersive power is denoted by the Greek letter omega, and this is an angular dispersion divided by mean deviation. Angular dispersion
एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन कौन से कलर की होगी आपके पास? मीन डेविएशन कौन से कलर की होगी आपके पास? येलो। येलो। तो हमारे पास डेल वी माइनस डेल आर अपॉन म्यू ऑफ येलो -1 इंटू ए। और कई बार होगा कि टीचर आपको म्यू ऑफ येलो नहीं देगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि कई बार टीचर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर नहीं देगा, तो आपने वॉयलेट और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन होंगे उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। और कई बार वॉयलेट कलर ना देके टीचर आपको ब्लू कलर भी देगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये मीन डेविएशन है, एक तो मीन डेविएशन है, ये भी ध्यान रखना कि डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी प्लस ऑफ डेल आर अपॉन 2। बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर आपके लिए रास्ते में पत्थर फेंकेगा, लेकिन आप बड़े आराम से निकल जाओगे। और इसको आगे अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस ऑफ। तो ये वाले ए से नीचे वाला ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके डिस्पर्सिव पावर के भी हमारे पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये वाला और दूसरा फॉर्मूला जो ज्यादा फेमस है, म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस। और अगर टीचर म्यू येलो नहीं देगा तो प्लीज इसको देख लेना, मीन डेविएशन नहीं देगा तो आपने इस तरीके से निकाल देना। और इसकी ना तो कोई यूनिट्स होती हैं और ना ही कोई आपके पास डायमेंशन। तो ये हमारे पास आपका प्रिज्म पूरा का पूरा टॉपिक। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो साथ साथ करा दी, बट कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रिज्म के करवाऊंगा। तो प्रिज्म के बाद एग्जैक्टली सिर्फ आपका अब एक ही टॉपिक बचता है, लेंस, और उसके बाद टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, उसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स फिनिश हो जाता है। तो आज हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश कर लिया। चलिए बच्चे, ठीक है, अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।